हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2020 के। और गाइस, ये बाइलिंगुअल सेशन है। इसमें हम करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और साथ ही हम जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखते हैं। आप ये करंट अफेयर्स जाकर हमारी वेबसाइट pendulummedia.com पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो है अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस डे इन 2004। तो 2004 में भारतीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत की थी। द डे इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द फर्स्ट सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2004। तो इसका जो पहला समारोह था वो 2004 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सोलर विंड पावर, हाइड्रो पावर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। एंड ये हम सभी लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी कोल, पेट्रोलियम, तो ये जो है काफ़ी वर्षों के बाद जो है ये बनते हैं और अगर ये ख़त्म हो गए तो जो है हमारी डिपेंडेंसी है जो एनर्जी सोर्सेज पे, उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डिमांड मीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ज़रूरत है इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने की, डेवलप करने की ज़्यादा से ज़्यादा। और इसीलिए सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए जो भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। इसकी 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी और इसका एम यही है कि सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आना, जो ज़्यादातर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं फुली या पार्शली। और अब तो इसको अमेंड कर दिया गया है ताकि और भी जो यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। और जो भारत का एम है कि जो पेरिस समझौते में जो भारत ने एग्रीमेंट किया है कि जो अपना कार्बन उत्सर्जन है उसको कम से कम करना है और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Moving forward, let's see a question. Every year on 20 August, Indian Akshay Urja Day is celebrated in India to commemorate the birthday of which great personality? प्रत्येक वर्ष भारत में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा किस महान व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी एंड सरदार पटेल। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राजीव गांधी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। द डे कॉमेमोरेट्स द डिस्कवरी मेड बाय सर रोनाल्ड रॉस इन 1897। ये 1897 में सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज को याद करता है। In 1897, Sir Ronald Ross found that malaria among humans is spread by female mosquitoes। तो 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मनुष्यों के बीच मलेरिया जो है मादा मच्छरों के कारण फैलता है। The purpose of this day is also to raise awareness about the causes of malaria and how it can be prevented। तो मॉस्किटो डे का जो उद्देश्य है वो मलेरिया के कारणों और इससे कैसे रोका जा सकता है इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। The Mosquito Day celebration is organized by the London School of Hygiene and Tropical Medicine। तो मॉस्किटो डे समारोह जो है वो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा आयोजित किया जाता है। Now let's see a question. World Mosquito Day is celebrated every year on which day? विश्व मच्छर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 30 अगस्त, 15 अगस्त एंड 18 अगस्त। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 20 अगस्त। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी
टेस्ट सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जिक्र किया गया था बजट 2020-21 में कि इसको स्थापित किया जाएगा, उसके लिए जो कैबिनेट मंत्रालय है यानी कि यूनियन कैबिनेट ने उसने जो है मंजूरी दे दी है। और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा जो है उसको कंडक्ट करेगा। दिस डिसीजन विल बेनिफिट द यूथ लुकिंग फॉर जॉब्स इन द कंट्री। तो ये ऐतिहासिक निर्णय देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। Many examinations will not have to be conducted with the commencement of common eligibility test, which will save time and resources. तो अब क्या होगा, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं कंडक्ट करने पड़ेंगे, केवल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा और इसमें जो है टाइम और जो रिसोर्स है दोनों की ही बचत होगी। एंड दिस विल ऑल्सो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये बड़े पैमाने पे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कोई एग्ज़ाम जैसे एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया उसमें जैसे काफ़ी एलिगेशंस लगे, वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी प्रदर्शन किया था किसी एग्ज़ाम को लेकर के, पेपर लीक हुआ था। तो उस तरह की जो भी समस्याएं हैं उससे जो है यहाँ पे निपटारा होगा उन समस्याओं का, और साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ेगी। द एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड बैंक पर्सोनल सिलेक्शन इंस्टीट्यूट। तो IBPS, RRB, SSC, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और फाइनेंस से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का पार्ट होंगे, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का हिस्सा होंगे। Special attention will be paid to develop examination related infrastructure in 117 aspirational districts of the कंट्री। तो देश के जो 117 आकांक्षी जिले हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट CET फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु CET आयोजित करेगी। तो यहाँ पर जो CET होगा वो किस किस पोस्ट के लिए होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए होगा, वो भी नॉन टेक्निकल वाली। द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट के जो CET का स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। द कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन द CET सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल टिल द एज लिमिट इज रीच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे जो है लिमिट नहीं होगी, यहाँ पर एज लिमिट होगी, और उस एज लिमिट में जितनी बार चाहे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, CET की परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको सरकार की नीति के अनुरूप जो है वो आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। जो भी एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। CET score can be shared with the central and state governments, public sector undertakings and the private sector. This will reduce the recruitment cost of these organizations. Initially, CET will be conducted twice a year. तो CET का जो स्कोर है वो केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझा किया जा सकता है। इससे इन संगठनों की भर्ती लागत कम होगी, क्योंकि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका जो स्कोर है वही जो है वहाँ पर उनके लिए कार्य कर सकता है भर्ती के लिए। शुरुआत में वर्ष में 2 बार CET का आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो इनिशियल फेज में जो ये CET का एग्ज़ाम है ये वर्ष में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में क्या सही नहीं है। Recently, Union Cabinet has approved the establishment of National Recruitment Agency for Common Eligibility Test। हाल ही में सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। This agency will have representatives from
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सोनल सिलेक्शन। तो इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। उम्मीदवार का सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य रहेगा। Candidates can appear in the CET subject as many times as possible till the age limit is reached। उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहें CET विषय में परीक्षा दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विच इज नॉट करेक्ट। बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये स्कोर है ये 5 सालों के लिए नहीं, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अगली न्यूज़ है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर द ईयर 2020-21। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2020-21 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को स्वीकृति दे दी है। Now ₹285 per quintal for a 10% basic recovery rate has been approved। तो अब 10% बेसिक रिकवरी दर के लिए 285 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। द FRP ऑफ शुगर केन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। गन्ने का FRP जो है वो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत निर्धारित होता है और ये देश भर में जो है सामान्य रूप से लागू किया जाता है। तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है ये FRP जो है वो दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये FRP क्या है? FRP इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे टू द शुगर केन फार्मर्स। तो FRP जो वो न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना पड़ता है। स्टेट्स लाइक यूपी, पंजाब एंड हरियाणा फिक्स देयर ओन स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस विच इज यूजुअली हायर देन द FRP। तो यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनमें गन्ना ज़्यादा बूता है, वो अपने स्वयं के राज्य सलाहकार मूल्य यानी कि स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस को तय करते हैं और आमतौर पर ये जो है FRP से अधिक निर्धारित किया जाता है। Talking about Cabinet Committee on Economic Affairs, it is a cabinet committee working to develop a coherent and integrated economic policy, reviewing economic trends, problems and प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति को विकसित करने, आर्थिक रुझानों, समस्याओं और संभावनाओं की समीक्षा के लिए कार्य करने वाली मंत्रिमंडल समिति है। दिस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आगे चलते हैं। Let's see a question. The Cabinet Committee on Economic Affairs is chaired by dash। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। गाइस कमेंट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर पीपल टू द सेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। अगली न्यूज़ है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी एंड मीनाक्षी लेखी आर ऑल्सो अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। तो ये 2 दिन की जो है कॉन्फ्रेंस है, इसमें भारत की ओर से संसद के सदस्य राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन वर्चुअल मोड। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। द 2-day कॉन्फ्रेंस इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया विद सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर संसदीय संघ जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस दिस ईयर इज पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म दैट डिलीवर्स पीस
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। इस वर्ष सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। The first conference of presiding officers of the national parliaments took place in August 2000 at the UN headquarters in New York। तो राष्ट्रीय संसदों के पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन जो है वो अगस्त 2000 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। The Millennium Declaration was adopted by the members of national parliaments for maximum cooperation during the 2000 summit। अधिकतम सहयोग के लिए राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों ने 2000 के शिखर सम्मेलन की मिलेनियम घोषणा को अपनाया था। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 2000 से 2015 तक थे और 2015 से 30 तक जो टारगेट है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड, और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 है टोटल। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट हेल्ड। पहला अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2005, 2000, 2009 एंड 2013। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2000 में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये यूएन के हेडक्वार्टर में हुआ था जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक स्टार्टेड इन चेन्नई। चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। रिसेंटली तमिलनाडु हेल्थ डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक इन चेन्नई। हाल ही में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक जो है वो शुरू किया है। पोस्ट कोविड फॉलो क्लिनिक हैज़ बीन स्टार्टेड एट गवर्नमेंट राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल चेन्नई। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? चेन्नई के सरकारी राजीव गांधी जनरल अस्पताल में। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो ये देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। दिस क्लिनिक इज स्पेशली फॉर दोज हु हैव रिकवर फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस एंड लेटर आर सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस। तो ये क्लिनिक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से उभर चुके हैं लेकिन उसके बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वन फिगर, मोर देन 2,90,000 people in the state have recovered from the corona infection। तो एक आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2,90,000 से अधिक लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमण से उभर चुके हैं। It is widely seen that some of those who have recovered from this pandemic are still complaining about diseases in the heart, kidney or other vital organs after a long time along with stress and fatigue। तो ये व्यापक रूप से देखा जा रहा है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं उनमें से कुछ लंबे समय के बाद ही भी हृदय, वृक्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों में बीमारियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साथ ही उनमें तनाव और थकान भी आम है। अ सिमिलर कोविड फॉलोअप क्लिनिक इज बीइंग प्लान्ड इन मदुरई। तो इस तरह का जो फॉलोअप क्लिनिक है वो मदुरई में भी प्लान किया जा रहा है। आगे चलते हैं, let's see a question। Recently the health department of which state has started post COVID-19 follow-up clinic। हाल ही में डैश के स्वास्थ्य विभाग ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड गुजरात। So what will be the correct answer for this? The correct answer will be option A, that is Tamil Nadu. Moving forward, an innovation cum incubation center will be set up to promote startups in the field of aerospace टेक्नोलॉजीज। एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार सह प्रोत्साहन केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। फॉर दिस एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन न्यू दिल्ली। तो इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। It will mentor and support the startup in the field of aerospace engineering along with its product and prototype development and recognition। इसके द्वारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ मिलकर उनको उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास और उसकी मान्यता के लिए सलाह और समर्थन दिया जाएगा। Talking about a National Research Development Corporation, it is a non-departmental government body which transfers technology from public sector to private sector। तो ये एक गैर विभागीय सरकारी निकाय है जो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करती है।
इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1953 इन इंडिया। तो इसकी जो स्थापना है वो 1953 में भारत में की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो विभिन्न राष्ट्रीय रक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीकों को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए की गई थी। दिस वॉज स्टैब्लिश्ड टू हेल्प डेवलप एंड प्रमोट द टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड एट वेरियस नेशनल डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1965, 1953, 1987 या 1976? तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1953। आगे चलते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। सोशल एक्टिविस्ट गणेश विलास लेंगारे was awarded the Star 2020 सर्टिफिकेट। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। Recently, Solapur-based social activist Ganesh Vilas Lengari has been awarded the Star 2020 certificate by the World Book of Records, London। हाल ही में सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड्स एंड प्राइजेस में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। गणेश विलास लेंगारे हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर फॉर हिज एफर्ट्स टू हेल्प द नीडी ड्यूरिंग द लॉकडाउन इम्पोज ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो उनको ये जो है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ऑफ द 21 schemes launched by them to assist the people, the most important was COVID-19 patient contact tracing, which was implemented with the help of Solapur district officials। तो लोगों की सहायता के लिए उनके द्वारा शुरू की गई 21 योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण कोविड रोगी संपर्क ट्रेसिंग थी, जिसे सोलापुर जिलाधिकारियों की मदद से लागू किया गया था। The World Book of Records London is an organization which was established in 2017 to honor individuals who have made outstanding contributions to humanity and universal peace। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन जो है वो 2017 में स्थापित किया गया था और ये एक संगठन है जो मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मान करता है। और यहाँ पर अभी किसको मिला है ये सम्मान? गणेश विलास लेंगरे को। Let's see a question. Recently, who has been awarded the Star 2020 certificate by the World Book of Records, London? हाल ही में किसे World Book of Records London द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विकास कुमार हेगड़े, गौतम प्रधान, गणेश विलास लेंगरे एंड विलास राव देशमुख। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इजी है, अभी बताया मैंने। The correct answer is option C, that is Ganesh Vilas Lengre। Moving forward, अगली न्यूज़ देखते हैं। Certified good quality seeds will be provided to jute farmers in 2021-22। 2021-22 में जूट किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे। For this, an MOU has been signed between Jute Corporation of India and National Seeds कॉरपोरेशन। तो इस हेतु जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टेक्सटाइल्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साइन द MOU थ्रू वर्चुअल मोड। तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल मोड के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। As a result of the MOU, Jute Corporation of India will distribute 10,000 quintals of JRO 204 certified variety of jute seeds in 2021-22 crop year। तो MOU के परिणाम स्वरूप जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 फसल वर्ष में JRO 2004 किस्म के प्रमाणित जूट बीज के 10,000 क्विंटल वितरित करेगा। This will benefit 5 to 6 lakh farmer families and will reduce the fake seed market drastically। तो इससे 5 से 6 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे और जो नकली बीज का बाजार चल रहा है उसमें काफ़ी कमी आएगी। ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड विल हेल्प रीचिंग द गोल ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। तो इससे क्या होगा कि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, और जो सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है तो वो भी यहाँ पर
इसको अचीव करने में भी हेल्प करेगा। A special provision for jute and jute textile products in the National Technical Textile Mission was announced in February this year. तो राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन में जूट और जूट वस्त्र उत्पादों के लिए एक विशेष प्रावधान इस साल फरवरी में घोषित किया गया था। बजट में इसका जिक्र किया गया था कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन जो है इसकी शुरुआत की जाएगी और इसमें जूट और जूट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल प्रावधान किए जाएंगे। The government has set a target of strengthening the country's export capacity in jute and its products while being self-sufficient in the requirement of jute for the domestic market. सरकार ने घरेलू बाजार के लिए जूट की आवश्यकता में आत्मनिर्भर होने के साथ जूट और इसके उत्पादों में देश की निर्यात क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। GRO 204 इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? GRO 204 किस फसल की एक किस्म है? पैडी, जूट, कॉटन एंड अरहर। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये किस क्रॉप की वैरायटी है। GRO 204। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जूट की ये वैरायटी है, जूट की एक किस्म है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 हैज बीन रिलीज्ड। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। The report has been released by the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the National Center for Disease Informatics and Research, बेंगलुरु। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु द्वारा जारी की गई है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैंसर इंसिडेंट्स, mortality and treatment in India based on data collected through a network of individual and hospital-based cancer registries across the country। तो इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। यह देश भर में व्यक्ति और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के नेटवर्क के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। Let's see some key points of the report. रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। कैंसर केसेस इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1.56 million by 2025, which is 12% more than the current estimated cases. भारत में कैंसर के जो मामले हैं वो 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की उसमें संभावना है, जो कि वर्तमान अनुमानित मामलों में 12% अधिक है। ठीक है, जो करंट एस्टिमेटेड केसेस हैं उससे 12% वो ज़्यादा है। इट्स मेजर कॉज टोबैको रिलेटेड कैंसर अकाउंट्स फॉर 27.1% ऑफ द टोटल कैंसर केसेस। तो इसका जो प्रमुख कारण है एक तंबाकू, उससे संबंधित कैंसर के जो कुल मामले हैं वो 27.1% हैं। In India, the cancer related to the use of any type of tobacco is more in the northeastern region and that too in men is the हाईएस्ट। तो यदि क्षेत्रीय वितरण की बात करें हम तो तंबाकू के किसी भी प्रकार के उपयोग से संबंधित कैंसर जो है वो देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक है और उसमें भी पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाया गया है। टॉकिंग अबाउट कैंसर, इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज। ये बीमारियों का एक बड़ा समूह है। इन दिस सेल्स डेवलप एबनॉर्मली बियॉन्ड देयर नॉर्मल लिमिट्स विच मेक्स अ फेटल अटैक ऑन द सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एंटर्स द ऑर्गन। इसमें कोशिकाएं अपनी सामान्य सीमाओं से परे असामान्य रूप से विकसित हो जाती हैं, जो कि शरीर के आसपास के हिस्सों पर घातक प्रहार करती हैं और यह अन्य अंगों में फैल जाता है। द वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC ऑन 4 फरवरी एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कैंसर। तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसमें से क्या सही है? Cancer cases in India are expected to increase to 15.6 lakhs by 2025, which is 12% more than the current estimated cases. भारत में कैंसर के मामलों में 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की संभावना है, जो कि वर्तमान अनुमानित मामलों से 12% अधिक है। Tobacco is the leading cause of the cancer
and the cancer related to this is 27.1% ऑफ द टोटल कैंसर केसेस। तो इसका जो प्रमुख कारण तंबाकू है, इससे संबंधित कैंसर कुल कैंसर मामले का 27.1% है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, एक और दो दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जो है वो जारी की गई है एंड दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सर्फशार्क। तो इसको ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता सर्फशार्क के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। It has studied the infrastructure facility of 85 countries of the world in which 81% of the world's population resides। इसमें विश्व के 85 देशों के, जिसमें दुनिया की 81% जनसंख्या निवास करती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है। According to this global research, India ranks amongst the lowest ranked countries in the world in terms of internet quality. And in this, India has secured 79th rank below Sri Lanka and Guatemala। तो इस वैश्विक शोध के अनुसार इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया में सबसे निचले पायदान के देशों में शामिल है। इसमें भारत ने श्रीलंका और ग्वाटेमाला से भी नीचे 79th जो रैंक है वो हासिल की है। While India is in the top 10 countries with the 9th rank in terms of internet affordability। तो भारत इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में 9वीं रैंक पर शामिल है, जो कि टॉप 10 कंट्रीज में है। इन एडिशन, इंडिया रैंक 15th ग्लोबली बिलो कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड एंड इटली इन ई गवर्नमेंट कैटेगरी। तो इसके अतिरिक्त ई सरकार के मामले में भारत न्यूजीलैंड और इटली जैसे देशों से नीचे विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 फाउंड दैट 7 out of 10 countries with the highest digital quality of life are in Europe, with Denmark being the best। तो इस साल के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पाया गया कि 10 में से 7 देश जिनमें सबसे ज़्यादा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है यूरोप में है, जिसमें डेनमार्क जो है वो सबसे टॉप पर है। कनाडा इज द हाईएस्ट डिजिटल क्वालिटी कंट्री इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वाइल जापान इज द लीडर इन एशिया। कनाडा अमेरिकी महाद्वीप में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाला देश है, जबकि जापान एशिया में अग्रणी है। अमंग अफ्रीकन कंट्रीज, पीपल इन साउथ अफ्रीका एंजॉय द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिजिटल लाइफ, वाइल न्यूजीलैंड लीड्स ओशियनिया। अफ्रीका के देशों में बात करें हम तो दक्षिण अफ्रीका में लोगों की डिजिटल जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त है, जबकि न्यूजीलैंड ओशियनिया में सबसे आगे है। तो यहाँ पर हमने जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की हमने बारे में पढ़ा है 2020 का जो जारी किया गया है, इसमें अलग अलग रैंकिंग है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इससे जुड़ा जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत की रैंक क्या है? 74th, 76, 72nd एंड 79th। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 79th रैंक है। तो ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है 83 कंट्रीज को रैंक करती है और इसमें अलग अलग टाइप के जो है कैटेगरीज हैं। इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो 79th है 83 कंट्रीज में से। तो हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट क्वालिटी के मामले में इंडिया कितना भी पीछे है और कितना भारत को जो है अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि जो क्वालिटी है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कोल माइनिंग। तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने कोयला खनन पर रिपोर्ट जारी की है। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल डाउन टू अर्थ। तो इस रिपोर्ट को डाउन टू अर्थ विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। दिस रिपोर्ट स्टेट्स दैट नोगो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर कोल माइनिंग। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला खनन के लिए नोगो के जंगल साफ किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CSE, सिंस 2015, 49 blocks have been approved for coal mining and 9 blocks of which were in no-go areas or areas that were once classified by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change
containing very dense forest। तो CSE के अनुसार 2015 के बाद से कोयला खनन के लिए 49 ब्लॉकों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से जो 9 ब्लॉक हैं वो नो-गो क्षेत्र में है या फिर ऐसे क्षेत्र में है जिन्हें कभी पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो है घने जंगल शामिल थे। In 2020, 41 blocks were put up for action, of which 21 were on the original no-go list। 2020 में 41 ब्लॉकों की नीलामी के लिए रखा गया था और इसमें से 21 जो थे वो मूल नो-गो सूची में शामिल थे। Currently, India is not able to fully utilize its existing capacity। 67% of the mines auctioned since 2015 have not yet been commissioned। वर्तमान में भारत अपनी मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है। 2015 के बाद से नीलामी की गई 67 खदानें अभी तक चालू नहीं की गई हैं। In 2019, the Ministries of Environment and Coal have divided the forested areas of the country in 2 categories, go and no-go region। 2009 में पर्यावरण और कोयला मंत्रालय ने देश के वनाच्छादित क्षेत्रों को गो और नो-गो 2 श्रेणियों में बांटा गया था। There is a ban on mining in the no-go region on an environmental basis। तो पर्यावरण के आधार पर no-go क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। No-go areas are those with either more than 10% weighted forest cover और more than 30% gross forest cover। तो ये no-go एरिया क्या है? वे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें या तो 10% भारतीय वन आवरण है, भारित वन आवरण है, या फिर 30% से अधिक जो है वो सकल वन आवरण है। तो चलिए इससे जुड़ा हम प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड इन इंडिया। ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान और वकालत संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 1980 में की गई थी अनिल अग्रवाल के द्वारा। इट वॉज फाउंडेड इन 1980 बाय अनिल अग्रवाल। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नो-गो एरिया? नो-गो क्षेत्र के संबंध में क्या सही है? माइनिंग इन नो-गो एरिया इज बैंड ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड्स। पर्यावरण के आधार पर नो-गो क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाया है। No-go areas are those with either 10% weighted forest cover और more than 30% gross forest cover। No-go क्षेत्र वे हैं जिनमें या तो 10% भारित वन आवरण है या फिर 30% से अधिक जो है वो सकल वन आवरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा कथन सही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। 1 और 2, 1 और 2 दोनों ही सही है यहाँ पे कथन। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी देख लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।